प्लीज मैडम साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हैदराबाद की सड़कों के ऊपर जब घूम रहे हैं तो पूरा हिंदुस्तान के जितने भी मजलिस को चाहने वाले लोग हैं वो हैदराबाद की गली गली के अंदर देखने को मिल रहे हैं। स्टेज के ऊपर अगर देखें तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। ये क्यों आ रहे हैं इतनी तादाद के अंदर? सिर्फ एक तड़प है, एक जुनून है, एक दीवानगी है। जिस मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का जन्म जिस शहर के अंदर हुआ है और जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये सिर्फ हैदराबाद तक सीमित एक जमात है, इनका एक ही MP आता है, एक से दो नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से अब असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले नहीं, मैं भी जाकर बैठा हूँ। ये अल्लाह का करम है और ये यकीन है। उस जीत ने एक यकीन पैदा किया कि अगर हम लड़ेंगे तो पूरी ताकत के साथ अपनी क़यादत पूरे मुल्क के अंदर हम पहुंचा सकते हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि बिहार के अंदर भी कभी हमारे MLA जीत के आ सकते हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि महाराष्ट्र के अंदर भी एक MP चुनकर आ सकता है, जो MLA चुनकर आ सकते हैं। और शायद यही नतीजे हैं कि जिसकी वजह से आज दो सियासी पार्टियां दोनों ने ही एक अज़म ले चुका है, एक ताकत लगा चुके हैं। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ से कांग्रेस है। दोनों ने ये तय कर चुका है कि हम दोनों आपस में मिल जाने के लिए मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को जीतने न दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें मालूम है कि अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पूरे पार्लियामेंट को हिला सकता है तो यहाँ के 9 MLA कैसे विधानसभा के अंदर अपनी ताकत दिखाकर अपने जलवे नहीं मना सकते हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे भाइयों, आज ये वक्त आया है कि जहां पर हैदराबाद की तरफ पूरा मुल्क देख रहा है, नजरें गाड़े हुए हैं कि हैदराबाद के अंदर जिस तरह की ताकतें लगाई जा रही है, जिस तरह से पूरी कोशिशें की जा रही है कि मजलिस को हैदराबाद से कैसे कमजोर किया जाए, मजलिस को हैदराबाद में कैसा खत्म किया जाए। लेकिन वो जानते नहीं है। अभी कुछ देर पहले हमारे अहमद पाशा कादरी साहब अक्सर अपनी तकरीरों में ये बोला करते हैं और उनसे ही मैंने सीखा हूं कि तुम मजलिस की फितरत को जानते नहीं है, तुम जितना उसे दबाओगे इंशाअल्लाह मजलिस उतनी ही ऊपर चली आएगी। ये मैंने अहमद पाशा कादरी साहब से सुना हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूं कि आप किस तरह की दीवानगी मजलिस के लिए है। शायद यही वजह है कि दूर दूर से एक आम आदमी जिसके पास शायद रेलवे का टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, मैंने ऐसे नौजवानों को भी अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आकर देखा है। मैंने पूछा तुम कैसे क्या आ गए? उसने कहा कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करना चाहता हूँ और यही कोशिश इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 3 तारीख के दिन जब नतीजे निकलेंगे तो इस फिजा के अंदर यकीनन हमारे 9 के 9 उम्मीदवार कामयाब होंगे। और इस इलाके से जाफर हुसैन मेराज साहब, इनका एहसान मैं शायद लफ्जों में बयान नहीं कर सकता हूँ। 2014 जब ये तय किया गया था कि महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील औरंगाबाद से MLA का इलेक्शन लड़ेगा, उस वक्त हैदराबाद की जो टीम आई थी उसके अंदर जाफर हुसैन मेराज साहब, मैं आज पूरे यकीन और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि मेरे सगे भाई ने भी इतनी मेहनत नहीं की थी जितने जाफर हुसैन मेराज साहब ने मुझे जिताने के लिए की थी। उतनी मेहनत यासिर अल्फाज साहब ने हमारे लिए की थी। हमें यकीन नहीं होता था, हम पहली मर्तबा देख रहे थे कि मजलिस किसे कहते थे। हम सुनते बहुत थे लेकिन देखे नहीं थे। जिस दीवानगी, जिस जुनून और जिस जोश और जज्बे के साथ ये लोग काम करते थे, और शायद उसी का नतीजा है कि 2014 के अंदर ये लोगों की मेहनत थी जिसने मुझे वहां से MLA बनाया। फिर 2019 का वो तारीखी लम्हे आप जानते हैं कि जब सारी दुनिया कहती थी कि नहीं MP कैसा जीत पाओगे, MP जीतना क्या मामूली बात है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतना मामूली बात है। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का वो यकीन था कि नहीं, हम उन लोगों को झूठा साबित करेंगे जो आज तक मजलिस के ऊपर ये ताना करते थे कि नहीं ये सिर्फ हैदराबाद की एक जमात है, हैदराबाद तक ही सीमित रहेगी। आज मैं असद साहब के भाषण जब सुनता हूं, कल ही मैं माजिद हुसैन साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने मोबाइल के अंदर देख कर ये बता रहे थे। अभी अहमद पाशा कादरी साहब ये बता रहे थे सिर्फ याकूबपुरा इलाके से 400 से ज्यादा बच्चों को बाहर फॉरेन कंट्री के अंदर पढ़ने के लिए भेजा गया है।
ये इन्हीं लोगों की ताकत है। कुछ उसी तरह से असद साहब हिसाब बता रहे थे कि हमने रास्ते कितने करोड़ रुपए के बनाए, हमने ड्रेनेज कितने करोड़ रुपए के बनाए, हमने स्कॉलरशिप कितने बच्चों को दी, हमने कितने बच्चों को फॉरेन में भेजा है। मैं असद साहब से हाथ जोड़कर इतना कहना चाहूंगा, असद साहब, हैदराबाद की आवाम को आपको हिसाब देने की जरूरत नहीं है, ना तो मुल्क के किसी भी मजलिस के हमारे सिपाहियों को हम आपको हिसाब देने की जरूरत नहीं है। असद साहब, ये जो काम आप गिना रहे हैं उससे सबसे बड़ा काम अगर कोई आपने किया है तो वो काम ये है कि आपने एक आम इंसान को लीडर कैसे बना जाता है ये सिखाया है। आपने आम मजलिसी को बोलना सिखाया है, आपने मजलिसी को लड़ना सिखाया है। और शायद यही वजह है कि जब पार्लियामेंट के अंदर हम जाते हैं तो असद साहब से ज्यादा मुझे देखकर वो बड़े मायूस नजर आते हैं। 300 भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन उन्हें तकलीफ इस बात की होती है कि एक तो बोलता था, अब दूसरा जो आया है वो भी कुछ कम नहीं बोलता और डटकर बोलते हैं। मेरे भाइयों, मैं आज आप लोगों से ये कहने के लिए आया हूं, मैं जब पार्लियामेंट नहीं गया था और असद साहब की तकरीरें सुनता था मैं पार्लियामेंट के अंदर कि एक तरफ 300 भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दूसरी तरफ आपकी कट्टर मुखालिफिन कांग्रेस पार्टी, दूसरे एसपी हो, आरजेडी हो, एनसीपी हो, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक तरफ बैठे होते हैं और एक असदुद्दीन अवैसी। आपके मुद्दे, आपकी आवाज जब वो वहां पर लेकर जाते थे, खड़े रहते थे, तो मेरे मन में एक सवाल आता था कि आखिर असदुद्दीन अवैसी साहब को इतनी हिम्मत और ताकत कहां से मिलती है कि पूरे के पूरे तुम्हारे मुखालिफिन है लेकिन उसके बावजूद भी डट कर खड़े रहते हैं। मेरे मन में यह सवाल रहता था कि आखिर असदुद्दीन अवैसी साहब को ये ताकत कहां से मिलती है। मैं जब अंदर गया तो मुझे ये एहसास हुआ कि असदुद्दीन अवैसी साहब को ये ताकत यहां से मिलती है। मेरे ये यहाँ की हैदराबाद की उन गलियों से मिलती है, उन मोहल्लों से मिलती है जिसकी दीवानगी की वजह से आज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और हमको सिखाया क्या असद साहब ने, इस मुल्क में जीना है तो सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलना सीखो। ये मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने सिखाया है। और आज सारी कोशिशें जो हो रही है और खास तौर से पता चला है कि कांग्रेस के पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को यहां पर भेजा गया है, पूरे के पूरे नेताओं को भेजा गया है सिर्फ इस मकसद से कि हमारी सीटें नहीं आई चलेगा, भाजपा जीत जाए चलेगा, लेकिन मजलिस को यहां पर हराना है। लेकिन उन्हें क्या मालूम है, ये अजीब किस्म की आवाम है। यकीन मानिए, आप लोगों से हम बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। आपके जलसों में लोग नहीं रहते हैं, आपके पब्लिक मीटिंग में लोग नहीं रहते हैं, लेकिन ऐसी क्या दीवानगी रहती है कि 30 तारीख के दिन जब वोट डालने के लिए निकलते हैं तो झुंड का झुंड निकलता है और सिर्फ पतंग के ऊपर मोहर लगाकर आता है। क्या दीवानगी रहती है। यकीनन इस बार हमें भी मालूम है कि सारी साजिशें, सारे षड्यंत्र, सारे हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं यहां पर मजलिस को कमजोर करने के लिए। लेकिन हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर ये जो महज 3-4 दिन बचे हुए हैं, ये मत समझना कि इस इलाके से आपका कोई कैंडिडेट है जिसका नाम जाफर हुसैन मेराज है। आप ये समझना कि अगले 4 दिन तक मेरा नाम जाफर हुसैन मेराज है और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। ये सोचिए, ये सोचकर हर गली, हर मोहल्ले, अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार, हमें एक बात का अफसोस यकीनन रहता है हैदराबाद की आवाम से, यकीनन इस बात का अफसोस रहता है कि यहां का वोटिंग परसेंटेज जितना होना चाहिए उतना नहीं रहता है। क्या वजह है कि हम इलेक्शन को 5 साल में एक दिन आता है और उस एक दिन के अंदर हम आपसे 2 घंटे मांगते हैं। और अगर उसी दिन हम कहीं घूमने चले गए, नहीं मेरा वोट अगर नहीं पड़ा तो क्या होगा, मैं अगर वोट एक नहीं डाला तो क्या होगा,
अगर हर आदमी ने ऐसा सोचे तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं कि पुणे के महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ था। एक तरफ शिवसेना का कैंडिडेट था, दूसरी तरफ फिरोज नाम का एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। मुसलमानों का इलाका था, बस्ती मुसलमानों की थी, लेकिन बहुत सारे मुसलमानों को खड़ा किया गया था शिवसेना की तरफ से ताकि ये सब हार जाए और वो निकल जाए। जब नतीजे का दिन आया, उस वक्त मैं पूना में पत्रकार था, नतीजे का दिन जब आया तो शिवसेना के उम्मीदवार को, शिवसेना के कैंडिडेट को जितने वोट मिले बिल्कुल उतने ही वोट फिरोज को मिले। सन्नाटा छा गया कि एक जैसे वोट रिकाउंटिंग कराई गई दोनों की डिमांड के ऊपर। जब रिकाउंटिंग हुई दोबारा नतीजे वही आए, शिवसेना को जितने वोट मिले उतने ही वोट ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फिरोज को मिले। फिर यह तय हुआ कि एक पोस्ट के जरिए एक वोट आया था, पोस्टल बैलेट जिसे कहते हैं, जो पुलिस वाले ड्यूटी के ऊपर रहते हैं, जिनकी नौकरी इलेक्शन काम के अंदर लगाई जाती है, टीचर्स की या गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, उसमें से एक वोट आया था। तब यह तय हुआ कि एक वोट खोला जाए जो पोस्टल एनवेलप के अंदर, सील एनवेलप के अंदर आता है। हजारों की तादाद के अंदर इसके समर्थक, हजारों की तादाद के अंदर इसको चाहने वाले दोनों बैठे हुए इंतजार में कि अब ये एनवेलप खुलेगा। वो एनवेलप जब खुला मेरे भाइयों, उस वक्त एक वोट का एहसास हुआ। वो एनवेलप के अंदर एक वोट जो पड़ा था वो शिवसेना के हक में गया था, एक वोट से वो जीत गया था। उस दिन ये एहसास हुआ था कि एक वोट की कीमत क्या होती है मेरे भाइयों। इसीलिए मैं आपसे अंदर गुजारिश करना चाहूंगा कि उस दिन हर काम छोड़ दीजिएगा, उस दिन दावतें छोड़ दीजिएगा, उस दिन रिश्तेदारों के पास जाना छोड़ दीजिएगा, घूमने फिरने अपने परिवार को ले जाना छोड़ दीजिएगा। इस दिन अगर आपने पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर मेहनत करे तो इंशाअल्लाह यकीनन जाफर हुसैन मेरा साहब तो जीतेंगे ही। मेरी ख्वाहिश है कि जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें सबसे ज्यादा लीड जो है वो जाफर भाई की होनी चाहिए, क्योंकि मेरा साथी इनसे एक लगाव इसलिए है कि मेरी जीत के अंदर इनका जो योगदान था, मैं किसी भी तरह से इनका एहसान कभी चुका नहीं सकता हूं। मुझे मालूम है कि आपकी दीवानगी, आपका जोश इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को इस बार भी कामयाब करेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी साजिशें रच रही है यहां पर मजलिस को कमजोर करने की, मेरे भाइयों आज हैदराबाद है तो औरंगाबाद है, आज हैदराबाद है तो बिहार है, आज हैदराबाद है तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है। अगर आप है तो आपकी ताकत है जिसकी वजह से हम वहां पर मजबूत होते हैं। ये ताकत को और ताकतवर बनाइए और मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।